Very good afternoon everyone. Myself Suman Pandey and today I am going to deliver the lecture on Michelson-Morley experiment. तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया था। ऐसे इक्वेशंस जो कि रिलेट करते हैं एक दूसरे से अगर उनके कोऑर्डिनेट्स अलग अलग हैं। किसी भी इवेंट के होने के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कहीं इवेंट हो रही है अगर, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे अगर आपस में रिलेट करते हैं किसी इक्वेशन से, और कंडीशन क्या थी, जो फ्रेम है वो मूव करेगा विथ वेलोसिटी v विच इज़ वेरी मच स्मॉलर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर हम कंपेयर करेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट से, तो जो फ्रेम्स होंगे वो आपस में जब मूव करेंगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो उनकी जो वेलोसिटी इट इज़ वेरी मच स्मॉलर देन। कंडीशन थी हमारी v इज़ वेरी मच लेस देन c। उस टाइम पे जो आया था इक्वेशन velocity transformation as well as acceleration transformation, that is u dash is equals to u minus v and a dash is equals to a। तो ये था velocity का transformation and this is acceleration। तो न्यूटन ने सबसे पहले ही हमने बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि एक एब्सोल्यूट स्पेस की कल्पना की थी। उन्होंने ये माना कि जो स्पेस है वो होमोजीनियस है, आइसोट्रॉपिक है, हर पॉइंट पे हर डायरेक्शन में जो स्पेस की वैल्यूज़ हैं वो चेंज नहीं होंगी। उनका जो होमोजीनियस है, हर पॉइंट पे होमोजीनियस है, कहीं ऐसा नहीं है कि किसी जगह पे अलग वैल्यूज़ है और किसी जगह पे अलग। दैट मीन्स इट इज़ आइसोट्रॉपिक। सो ऑल द प्रॉपर्टीज आर सेम in all the direction and at all the points। लेकिन उन्होंने ये भी माना कि क्या सारी की सारी जो बॉडीज़ हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो मूव हो रही हैं, लेकिन क्या एक ऐसा एब्सोल्यूट फ्रेम है जो कि एब्सोल्यूटली रेस्ट में रहे और उसके रिस्पेक्ट में कोई बॉडी मूव हो, कोई फ्रेम मूव हो। तो एक एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस की फिर से खोज होना शुरू हुई। साथ में अगर हम बोलेंगे कि ये जो लॉ है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो सेकेंड वाला आपका a dash is equals to a, that means all the physical laws are same for all inertial frames। तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि जितने भी लॉ ऑफ मैकेनिक्स हैं वो सारे तो इस लॉ को फॉलो करेंगे, लेकिन जैसे जैसे नए नए डेवलपमेंट्स होते जा रहे हैं, नए नए फिनोमिनास इन्वेंट हो रहे हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, इन सारे फील्ड से रिलेटेड फिनोमिनास, क्या वो भी इस लॉ को फॉलो करेंगे? That means all the physical laws are same for all inertial frames। That means अगर रेस्ट में देखें तो क्या वही लॉज और मूविंग फ्रेम से देखें तो वही लॉज, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से ही रिलेटेड, ये सारी इसकी हिस्ट्री है माइकलसन मोरले की। मान लीजिए दो फ्रेम्स हैं, एक है फ्रेम एस जो कि रेस्ट में है, एस डैश जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मान लीजिए दो चार्जेस हैं जिनके मैग्नीट्यूड और उनके ऊपर जो चार्ज है वो दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों फ्रेम्स रेस्ट में हैं, दोनों के ऑब्जर्वर्स अगर देखते हैं तो इन दोनों को इन दोनों चार्जेस के बीच में अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स ऑफ रिपल्शन मिलेगा, क्योंकि सेम चार्जेस हैं तो सेम चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। लेकिन अब अगर यही फ्रेम मूव होने लगा v वेलोसिटी से, तो ये जो फ्रेम है उसमें जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो सारा भी उसको पीछे जाता हुआ दिखेगा। दैट मीन्स ये चार्जेस भी इस ऑब्जर्वर को पीछे जाते हुए दिखेंगे, ऐसा माइनस v वेलोसिटी से। तो अब चार्जेस अगर मूव होने लगे हैं दैट मीन्स क्या होगा, ये करंट प्रोड्यूस करेंगे। सो ये जो करंट है दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी, दो पैरेलल करंट्स फ्लो हो रही हैं अगर, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। इसका मतलब है अगर हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से देखें तो क्या हो रहा है, अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो अब इसके रिजल्ट्स चेंज हो गए। रेस्ट के रिस्पेक्ट में देख रहे थे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन था, लेकिन अगर मूविंग के रिस्पेक्ट में अगर हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रहा है। दैट मीन्स अब ये लॉ जो है इस चीज के लिए मीन्स मैक्सवेल्स इक्वेशंस ऐसा लग रहा था जैसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पे अगर देखें तो वो गलत है, लेकिन हम ये मान सकते कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है गलत है। तो बाद में आइंस्टाइन ने ये कंफर्म किया कि जो मैक्सवेल्स की इक्वेशंस हैं वो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो चुकी हैं, इसका मतलब है वो गलत नहीं हो सकते। तो हम ये मान सकते हैं कि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट जो है, जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है वो सारे फिनोमिनास के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जिसके लिए लॉ ऑफ मैकेनिक्स सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, लॉ ऑफ मैकेनिक्स को फॉलो करती हैं जो। तो अब इसके बाद धीरे धीरे नए नए फिनोमिनास इन्वेंट हुए
और ये चेक किया गया कि क्या गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन सबके लिए एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब इसके बाद आते ही 19th सेंचुरी में कुछ ऐसे भी फिनोमिनास इन्वेंट हुए जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। उन सब के थ्रू पता चला कि जो लाइट है उसका जो नेचर है वेव नेचर है। क्यों? क्योंकि लाइट वेव जो है वो आपस में सुपर इम्पोज होंगी तब इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करेंगी। कभी भी पार्टिकल जो है वो इंटरफेरेंस नहीं प्रोड्यूस कर सकता। तो ये माना गया कि अगर ये वेव है तो इसको प्रोपोगेट होने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे साउंड वेव, साउंड अगर वेव है तो उसको प्रोपोगेट होने के लिए हमको या तो एयर चाहिए या फिर वाटर चाहिए, लिक्विड चाहिए या फिर सॉलिड। वो वैक्यूम में कभी भी प्रोपोगेट नहीं होती। तो सेम ऐसा ही हमने क्या माना कि जो लाइट है उसको भी प्रोपोगेट होने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने एक ऐसे नए मीडियम की कल्पना की कि जो सारी जगह पूरे स्पेस में है और कांस्टेंट है, मतलब उसकी जो वैल्यूज़ है वो चेंज नहीं होती, एब्सोल्यूट रेस्ट में है वही। ऐसा मीडियम जो एब्सोल्यूट रेस्ट में है, इनविजिबल, आपको दिखाई नहीं देता है, मासलेस है, नॉन रेजिस्टिव है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इवन उसकी प्रेजेंस में बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं या फिर जितनी भी बॉडीज हैं स्पेस में, वो सारे के सारे के मोशन को अफेक्ट नहीं करेगा। तो ऐसा मीडियम, सिर्फ हमने एक हाइपोथेटिकल मीडियम अज्यूम किया कि ऐसा एक इमेजिनरी मीडियम है इस पूरे स्पेस में, यूनिवर्स में, हर जगह, जो कि किसी के मोशन को अफेक्ट नहीं करेगा और एक एब्सोल्यूट रेस्ट में। हमारी सबसे मेन यही खोज थी कि हम एक एब्सोल्यूट रेफरेंस फ्रेम की खोज कैसे कर पाए। तो उन्होंने ऐसा अज्यूम किया, इन्होंने माइकलसन मोरले ने ऐसा अज्यूम किया कि एक ऐसा इमेजिनरी मीडियम है हमारे स्पेस में चारों तरफ जो कि एब्सोल्यूट रेस्ट में है। और उसके रिस्पेक्ट में अब हम क्या करेंगे, किसी भी फ्रेम का मोशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो ऐसा जो मीडियम लिया उसको उन्होंने नाम दिया ल्यूमिनिफेरस ईथर। इन शॉर्ट हम इसको क्या बोलेंगे, सिर्फ ईथर बोलेंगे। इन शॉर्ट इट इज ईथर। क्लियर है? तो इसका जो नाम आपसे बोलेंगे हम सिर्फ ईथर है। तो एक ऐसा मीडियम, ल्यूमिनिफेरस मीडियम ईथर की कल्पना की गई कि चारों तरफ स्पेस में ये प्रेजेंट है और उसके रिस्पेक्ट में कोई भी बॉडी का मोशन जो है वो अफेक्ट नहीं करेगा। तो अब देखते हैं ये ईथर जो है उसकी क्या। तो अब सबसे मेन, अब हम आते हैं माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में। ईथर को उन्होंने अज्यूम कर लिया तो उसके बाद क्या। तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का सबसे मेन जो ऑब्जेक्ट था वो यही था कि टू डिटरमाइन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू ईथर, या फिर हम और क्या बोलेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ ईथर। ईथर एग्जिस्ट है, इसकी एक्सपेरिमेंटली चेकिंग करेंगे कि एक्सपेरिमेंटली भी क्या ये प्रेजेंट है या नहीं। सो एग्जिस्टेंस ऑफ ईथर, ये ऑब्जेक्ट था माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का कि क्या ईथर सच में एग्जिस्ट है। तो हम पूरा एक्सपेरिमेंट करेंगे और बाद में चेक करेंगे कि क्या सच में ईथर के रिस्पेक्ट में अगर अर्थ का मोशन हम अज्यूम करे हैं तो क्या अर्थ की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जिसको उन्होंने नाम दिया माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले 1881 में माइकलसन ने सिर्फ दिया था और फिर उसके बाद 1887 में माइकलसन एंड मोरले दोनों ने मिल करके ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया और जिसके बेसिस पर डिटरमाइन करने की कोशिश की। तो उन्होंने डिटरमाइन करने की कोशिश तो की थी कि वेलोसिटी ऑफ अर्थ निकल जाए, बट नहीं निकल पाया, नल रिजल्ट मिला और इसकी जगह पे कुछ और चीज़ का इन्वेंशन हो गया। इसके बेसिस पे आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के 2 पोस्टुलेट्स दिए। ऑन द बेसिस ऑफ कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, जो भी कंक्लूजन आया उसके बेसिस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया। तो अब देखेंगे कि क्या है ये एक्सपेरिमेंट जो है वो कैसा है। तो सबसे पहले देखेंगे प्रॉब्लम क्या आती है अगर हम ऐसा लेते हैं। तो मान लीजिए हम क्या बोलते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप अगर ऐसा हो जिसमें
वेलोसिटी ऑफ लाइट कहाँ पे, अर्थ में अगर हमको निकालना है तो अर्थ के मोशन की वजह से वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है उसकी एक्यूरेट वैल्यू हम नहीं निकाल पाते। जो भी हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है, चाहे जितना हम हाई रेजोल्यूशन के सेटअप्स बना रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकलेगी। क्यों? बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ अर्थ। तो जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ ऑर्बिटल मोशन में ऐसा घूम रही है, तो इसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो हर जगह उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ये जो वेलोसिटी होती है हम मान के चलते हैं v वेलोसिटी। तो हमने ये माना है दिस इज 30 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अब हर डायरेक्शन में, जब यहाँ अर्थ आई, मान लीजिए 3 मंथ्स में यहाँ आई, तो इसकी डायरेक्शन ऐसी हो गई, इधर थी ऐसा मूव कर रही थी तो इस डायरेक्शन में था। हो सकता है 6 मंथ्स के बाद यहाँ पहुंच जाए तो अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, वेलोसिटी इधर। तो एक डायरेक्शन में ऐसा, फिर उसके बाद इसके करस्पॉन्डिंग ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव होने लगी। तो इसकी मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसीलिए क्या होगा, जो लाइट है उसकी वेलोसिटी पर भी अफेक्ट होगा। हम ये भी मानते हैं कि जो अर्थ है अपनी ही एक्सिस पे स्पिन मोशन करती है, जो कि उसकी वेलोसिटी 460 मीटर पर सेकेंड, बहुत ही स्मॉल है ये। हम ये मानेंगे कि दिस इज वेरी स्मॉल कंपैरेबल टू दिस 30 किलोमीटर पर सेकेंड। इसीलिए हमने क्या किया, जो लाइट है जिसकी वेलोसिटी कितनी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इट इज वेरी मच हायर किसके कंपैरिजन में, इसके भी, लेकिन ये भी कम नहीं है, इसलिए इसकी वेलोसिटी को हम लेके चलेंगे और इसकी वेलोसिटी की वजह से जो लाइट की वेलोसिटी हम डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल पाती है। तो क्या प्रॉब्लम आती है हम ये देखेंगे। इसकी डायरेक्शन की वजह से, अगर हम बोलते हैं सन की लाइट इधर और इधर, तो दोनों साइड अगर 2 फ्रेम्स हैं, गैलीलियन में आते हैं फिर से वापस, ऐसा यहाँ पे मान लीजिए एक बल्ब है जला हुआ और उस बल्ब की जो लाइट वेव्स है वो चारों तरफ अगर जा रही है, इधर भी जा रही है लाइट वेव, इधर भी जा रही है लाइट वेव, 2 फ्रेम्स हैं, ये रेस्ट में है। रेस्ट में अब हम क्या मानेंगे, ईथर के रिस्पेक्ट में। अब ईथर को एक्चुअली किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में हमको एब्सोल्यूट रेस्ट में मानना होता है। तो हम किसी के भी रिस्पेक्ट में मान सकते हैं, हम मान सकते हैं सन के रिस्पेक्ट में, जो चीजें अर्थ में ना हो, ऊपर हो, उसके रिस्पेक्ट में हम क्या मान सकते हैं कि ईथर एब्सोल्यूट रेस्ट में है। तो हम क्या मान सकते हैं, हो सकता है सन के रिस्पेक्ट में एब्सोल्यूट रेस्ट में हो सकता है कोई भी सेलेस्टियल बॉडीज जितनी भी हैं यूनिवर्स में उनके रिस्पेक्ट में हम मान सकते हैं, गैलेक्सी के सेंटर के रिस्पेक्ट में, मिल्की वे के सेंटर के रिस्पेक्ट में मान सकते हैं कि वो एब्सोल्यूट रेस्ट में है। तो ईथर अगर एब्सोल्यूट रेस्ट में है तो जो वो फ्रेम रहेगा हम जिसको लेके चल रहे हैं, तो हम यहाँ उस फ्रेम को ना लेके हम बोलेंगे ईथर ही एक एब्सोल्यूट रेस्ट फ्रेम है। क्लियर है, जिसके रिस्पेक्ट में ईथर एब्सोल्यूट रेस्ट में है, तो सन के रिस्पेक्ट में तो हम सन फ्रेम नहीं लेंगे, हम सिंपल बोल देंगे ईथर के रिस्पेक्ट में एब्सोल्यूट रेस्ट में है। दैट मीन्स दैट ईथर इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट फ्रेम। तो ईथर रेस्ट में है और उसके रिस्पेक्ट में हमको क्या निकालना है, अर्थ की वेलोसिटी। तो मान लीजिए जो सेकेंड फ्रेम है इट इज अर्थ है, ये मूव हो रहा है v वेलोसिटी से ऐसा। तो अब अगर ऑब्जर्वर देखेगा तो c जो है ईथर के रिस्पेक्ट में, ऐसा हमको एब्सोल्यूट फ्रेम हमने लिया जिसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी कांस्टेंट। दैट मींस ईथर के रिस्पेक्ट में ये c रहेगी और हर डायरेक्शन में वो चेंज नहीं होगी। हमने अगर एब्सोल्यूट फ्रेम लिया है तो क्या होगा, उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी सेम इन ऑल द डायरेक्शंस। क्लियर है, तो इस डायरेक्शन में भी c वेलोसिटी, इधर भी c। लेकिन जब मूविंग ऑब्जर्वर देखता है अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, तो इस डायरेक्शन में उसको वेलोसिटी c माइनस v दिखेगी और अपोजिट डायरेक्शन में c प्लस v दिखेगी। तो ये जो वेलोसिटी चेंज हो रही है हमें वही निकालना है कि उसकी वजह से क्या हम अर्थ की वेलोसिटी निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ हमने अर्थ की वेलोसिटी को भी अज्यूम किया है कि v वेलोसिटी से अगर ये मूव हो रहा है, देन उसके बाद वेलोसिटी ऑफ लाइट पे क्या इफेक्ट होगा। क्लियर है, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू बिकॉज ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट विल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू मोशन ऑफ अर्थ, तब क्या एग्जिस्टेंस ऑफ ईथर हम प्रूव कर पाएंगे एक्सपेरिमेंटली। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप था।
अब देखेंगे कैसे मूव हो रहा है। इसको मैंने छोटा सा स्केच बनाया जिसके थ्रू आपको मोशन समझाने में थोड़ा सा इजी होगा। तो माइकलसन मोरले का एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ये। इसमें हम क्या करेंगे, एक सोर्स लेंगे, मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट। उससे जो भी बीम्स निकल रही है उसको हमने कॉन्वेक्स लेंस पे इंसिडेंट कराया, लेंस के फोकस पे रखा हुआ है ये सोर्स। देन उससे जाने वाली सारी रेज जो होंगी एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो पैरेलल रेज जब जाती हैं इंसिडेंट होगी एक ग्लास प्लेट जी पे। ये क्या है, सेमी सिल्वर्ड, आधा हमने सिल्वर से पॉलिश करके रखा है और आधी जगह पे पॉलिश नहीं किया है। तो जहां पॉलिश किया हुआ है वहां से लाइट रे रिफ्लेक्ट होके जाएगी। तो जब ये रिफ्लेक्ट होके जा रही है उसको हमने बीम का नाम दिया है बीम 2। वो कहाँ इंसिडेंट हुई, एक मिरर पे, M2 मिरर पे टकराई, टकरा के वापस आएगी। तो जब ये टकरा के वापस आएगी तो फिर से यहाँ कुछ उसका पार्ट रिफ्लेक्ट होगा एंड देन कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा। क्लियर है, यहाँ आ जाएगा। अब जो रेज यहाँ आ रही थी इंसिडेंट हुई उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ और कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा। ट्रांसमिट कहाँ से होगा, जहाँ पे हमने पॉलिश नहीं की है। तो वहां से ये रिफ्लेक्ट होके जाएगा, मिरर M1 पे टकराएगा, M2 के जितने ही डिस्टेंस पे हमने M1 रखा है, टकरा के वापस आया। देन कुछ पार्ट फिर से इसका रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हुआ। तो ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो आपस में सुपर इम्पोज होंगी, क्योंकि हमने क्या माना, लाइट जो है वो वेव है। तो जब ये सुपर इम्पोज होंगी तो इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा, जिसको हम क्या करेंगे, टेलीस्कोप से देखेंगे। अब देखिए दोनों का डिस्टेंस सेम है इसलिए पाथ डिफरेंस 0 होगा। पाथ डिफरेंस 0 है तो फेज डिफरेंस भी 0 हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, जिसको हम टेलीस्कोप से देखेंगे। अब ये सारा जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, अगर जो हमने बताया अभी वो रेस्ट की पोजीशन में है, मतलब अगर हम मानते हैं कि पूरा हमारा एपरेटस जो है वो रेस्ट में है, किसके रिस्पेक्ट में, इसकी जो वेलोसिटी किसकी है, अर्थ की वेलोसिटी। अर्थ मान लो अभी रेस्ट पे है विथ रिस्पेक्ट टू ईथर। दैट मीन्स हमारा पूरा जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो पूरा का पूरा रेस्ट में रहेगा। इसको माइकलसन एंड मोरले ने क्या किया था, एक बहुत बड़ा स्लैब लिया था और स्लैब के ऊपर ये सेटअप बनाया था और उस स्लैब को उन्होंने मरकरी के पूल पे फ्लोट कराया था, ताकि कोई भी फ्रिक्शन का भी अफेक्ट उसके ऊपर ना आए और बहुत अच्छे से एक्यूरेट रिजल्ट दे सके। तो देखेंगे, अब अगर मान लीजिए हम बोलते हैं कि जो अर्थ है वो मूव हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू ईथर, तब अब यहाँ से जाके वापस आने और यहाँ से जाके वापस आने में इन दोनों रेस को कितना टाइम लगेगा। अगर रेस्ट में रहेंगे तो दोनों सेम डिस्टेंस पे है, दैट मीन सेम टाइम लगेगा। लेकिन अब अगर मूव होंगे तो इनका पाथ यही नहीं रहेगा, ये पाथ चेंज हो जाएगा। तो मैं मोशन के थ्रू यही शो करूंगी कि इनका पाथ अब कैसा होगा। ये वाली रे और रे 2, 1 एंड 2 दोनों रेस का पाथ जो है वो चेंज हो जाएगा। तो देखेंगे, पहले हम रे 2 को लेते हैं। अगर अर्थ मूव हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू ईथर, देन जो लाइट है वो बीम अगर ऐसे जा रही है धीरे धीरे, तो देखेंगे इसका पाथ जो है वो कैसे चेंज हो रहा है। क्लियर है, ऐसा। फिर से देखेंगे, अब मान लीजिए अर्थ मूव करना शुरू करी, देन लाइट बीम अगर जा रही है यहाँ से तो उसका पाथ जो है वो चेंज हो रहा है, ऐसा। तो इसका जो पाथ है कुछ ऐसे मिल रहा है, ये ऐसा आएगा। तो हमें क्या निकालना है, इसको जाने और वापस आने में कितना टाइम लगेगा रे को। कौन सी रे है ये, रे 2। देन अब आते हैं सेकेंड वाली रे, रे 1 का पाथ कैसे होगा। तो देखेंगे, अगर मोशन हो रहा है तो ये ऐसा जा रही है धीरे धीरे, गई जा करके मिरर M1 में टकराई और देन फिर ये वापस यहाँ आई। क्लियर है, देखेंगे फिर से पोजीशन पूरी चेंज हो जाएगी जी की, ड्यू टू मोशन, एंड देन फिर ये वापस यहाँ आएगी। तो इसका जो पाथ होगा जाने और आने का क्या होगा, ऐसे जाएगी और ये फिर वापस आएगी। तो ये जो ग्लास प्लेट थी पहले जी पोजीशन पे, अब उसकी नई पोजीशन हमको मिल जाएगी जी डैश। तो जाने और वापस आने में जो टोटल टाइम लगेगा T1 वो हमको कैलकुलेट करना है। वैसे ही ये पोजीशन थी आपकी जी की, अब इसकी पोजीशन आ गई जी डैश। तो हमें निकालना यहाँ से यहाँ तक जाने और वापस आने में रे को कितना टाइम लगेगा। क्या ये टाइम सेम होगा, कौन सा टाइम बड़ा होगा। अगर टाइम में डिफरेंस आता है T1 माइनस T2, T1 एक्चुअली बड़ा होता है इधर डायरेक्शन में जाने पे जब कैलकुलेट करेंगे हम, सो T1 इज ग्रेटर देन T2,
तो जो भी टाइम डिफरेंस मिलेगा t1 माइनस t2, उसके बेसिस पे पाथ डिफरेंस आएगा, और अगर पाथ डिफरेंस आता है तो फेज डिफरेंस आएगा। तो उसी फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस के बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे कि जो भी हमको इंटरफेरेंस फ्रिंजेस पहली पोजीशन में मिल रही थी, रेस्ट में आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिख रहा था, वही इंटरफेरेंस पैटर्न क्या शिफ्ट होता है। अगर वेलोसिटी से मूव हो रही है, कुछ हमने अज्यूम करके रखा है कि ऐसी हाई वेलोसिटी, बहुत कम वेलोसिटी से कोई अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन 30 किलोमीटर पर सेकेंड ये काफ़ी हाई, अच्छी खासी वेलोसिटी है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो हमको मिल रहा था रिजल्ट, वो भी क्या होगा, चेंज होगा। तो चेंज कैसे देखेंगे हम, फ्रिंजेस में कितना शिफ्ट हुआ है। अगर वन फ्रिंज शिफ्ट भी अगर हो जाता है, इसका मतलब हम कंसीडर करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है उसकी वजह से हुआ है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ अर्थ की वजह से ये सारा चेंजेस आया है। तो लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं पूरा का पूरा कैलकुलेशन करने के बाद, तो ये जो फ्रिंज शिफ्ट आती है वो सिर्फ 0.4 फ्रिंजेस का शिफ्ट मिलता है। तो लोगों ने ये माना कि हम जो ले रहे हैं एक्सपेरिमेंटल, कुछ ना कुछ एरर हो जा रही है, बस ये हमारा मेजरमेंट जो है उसी को लेने में हमने गड़बड़ कर दी है, इस वजह से ऐसा रिजल्ट आ रहा है। तो ये जो रिजल्ट है इट इज़ नॉट ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये माना गया कि रिजल्ट जो है नल रिजल्ट है और नेगेटिव रिजल्ट है। क्लियर है। तो देखेंगे ये एक्सपेरिमेंट जो है वो कैसा है। इसका पूरा फिर से मैं स्केच बनाऊंगी। एक्सपेरिमेंटल सेटअप, जैसा अभी आपको दिखाया मैंने सेम वैसे ही रहेगा। एक सोर्स है, मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स है, इसको हमने क्या किया, लेंस के ऊपर डाला, कॉन्वेक्स लेंस। देन लेंस के हमने फोकस पे रखा है, तो फोकस से आने वाली रेज जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, इनफाइनाइट पे हो जाती हैं। तो ये सारी रेज एक दूसरे के पैरेलल हुई। अब इनको हम इंसिडेंट कराएंगे 45 डिग्री पे इंक्लाइन एक ग्लास प्लेट पे, और इस ग्लास प्लेट को हमने क्या किया है, हाफ पॉलिश सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट है ये। तो जब ये सिल्वर्ड वाली पोर्शन पे इंसिडेंट होगी तो उसका पार्ट जो है ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो मान लीजिए ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये यहाँ ऐसे रिफ्लेक्ट होकर जा रही है। तो जब ये जाएगी ऊपर, हम क्या करेंगे, इसके सामने एक मिरर रखेंगे। मिरर मान लीजिए दिस इज M2 मिरर, जहाँ टकराई A पॉइंट है, टकरा के फिर ये वापस आएगी, फिर कुछ पार्ट इधर रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा इधर। क्लियर है। नाउ अब इसका जो कुछ पार्ट है, जो रे इंसिडेंट हुई है, ये है 45 डिग्री ना, इंसिडेंट बीम से 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हुआ, लेकिन कुछ पार्ट जो है वो ट्रांसमिट होगा। तो जब ये ट्रांसमिट होगा, सेम इतने ही डिस्टेंस पे हम क्या करेंगे, एक और मिरर ऐसे रखेंगे। दिस मिरर इज मिरर M1। तो गई, टकरा के फिर वापस आई, आने के बाद फिर से कुछ पार्ट इसका इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा यहाँ से, देन जो कुछ पार्ट है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। हमें उन दोनों को नहीं देखना है, हमें सिर्फ ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड रेज हैं उन्हीं को देखना है। ये दोनों आपस में सुपर इम्पोज हुई और टेलीस्कोप के थ्रू हम इंटरफेरेंस फ्रिंजेस देखेंगे। दोनों का पाथ सेम है, इसीलिए क्या होगा, पार्ट डिफरेंस 0 है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखेगा। तो ये पोजीशन कब है, व्हेन द अर्थ इज एट रेस्ट। पूरा का पूरा एपरेटस जो है अगर वो रेस्ट में है विथ रिस्पेक्ट टू ईथर, देन रेस को जाने और आने का टाइमिंग जो है, ये रे 1 मान लेते हैं एंड दिस रे इज 2। तो रे 1 और रे 2 को जाने और वापस आने में सेम टाइम लगेगा। क्लियर है। लेकिन अब अगर अर्थ मूव होने लगी है, किस डायरेक्शन में हम लेंगे, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट बीम है, अगर उसी डायरेक्शन में मूव होने लगी, मैंने आपको दिखाया था 3 मंथ्स में मान लीजिए ऐसे मूव हो रही है, तो जब ये मूव होगी तो पूरा का पूरा एपरेटस जो है वो भी मूव होगा विथ रिस्पेक्ट टू ईथर। तो मान लीजिए अब ये मिरर जो है मूव होके यहाँ आ गया, और ये जो रे है मैंने आपको जैसा पाथ दिखाया था उस पोजीशन पे, और ये ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के वापस आती है। थोड़ा अच्छे से बना लेंगे इसे, आप लोग एग्जैक्टली बनाएंगे, जितना ये डिस्टेंस ट्रैवल करती है उतना ही डिस्टेंस इधर रहेगा। सो मान लीजिए दैट इज द रिफ्लेक्टेड बीम पोजीशन। और अब जब ये वापस आएगी यहाँ,
तो ये जो प्लेट है ग्लास प्लेट G, अब ये शिफ्ट होकर के कहाँ आ जाएगी, नई पोजीशन में, विच इज G डैश, G डैश। क्लियर है? और सेम जब ये इधर मूव हो रहा है तो जो मिरर्स है, जो मिरर है कौन सा मिरर, M1, ये पहले ऐसे था M1, अब ये शिफ्ट होकर के नई जगह पे आ जाएगा, नई पोजीशन विच इज M1 डैश, M1 डैश। और ये भी हम क्या ले लेंगे, M2 डैश। जो A था A डैश और B पॉइंट पे टकराया था, अब वो शिफ्ट हो जाएगा, इट बिकम्स B डैश। सो दैट इज द न्यू पोजीशन of mirror M1 which is M1 dash and the point जहाँ पे इंसिडेंट हो रही है B से चेंज होके B डैश। तो अब देखेंगे इसका पाथ क्या चेंज हुआ ड्यू टू मोशन ऑफ अर्थ। पहली वाली रे का G A डैश G डैश होगा पाथ, कौन सी रे, जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे का जो पाथ है, रे 1 का जो पाथ हो रहा है, इट बिकम्स G A डैश G डैश। और जो ट्रांसमिटेड रे है, ट्रांसमिटेड रे 2 का जो पाथ है वो हो जाता है नया पाथ G B डैश G डैश। G से गई, जब ये जा रही थी तभी क्या हुआ, B शिफ्ट हो गया B डैश में, सो B डैश, और जब वापस आई तब ये G शिफ्ट हो गया G डैश पे। क्लियर है? हमें निकालना है दोनों रेस को जाने और वापस आने में कितना टाइम लगा, क्या ये टाइम जो है सेम है या फिर अलग अलग है। तो सबसे पहले हम लेते हैं ये वाली रे 1 को, इसको समझेंगे कैसे हम टाइम निकालेंगे। देखिए अर्थ इसी डायरेक्शन में मूव हो रही है और कौन मूव हो रहा है, इधर लाइट मूव हो रही है। तो लाइट जो है विथ रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट रेस्ट फ्रेम ईथर, हर डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी सेम है। तो इस डायरेक्शन में जब जा रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रही है, विथ रिस्पेक्ट टू ईथर c है। लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू, अब हम क्या लेंगे, अर्थ अगर लेते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम ही वेलोसिटी चेंज होती है। सो विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इस डायरेक्शन में जब जाएगी लाइट ऐसा, तब क्या होगी, ये c माइनस वी, और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो c प्लस वी। इसके पहले मैंने आपको समझाया था ऐसा, सेम वही चीज है। ये कॉन्सेप्ट समझना गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत जरूरी है कि अगर मान लीजिए लाइट है ऐसा इस डायरेक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू रेस्ट फ्रेम और इस डायरेक्शन में c वेलोसिटी है, बट विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम अब जो वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में दिस इज c माइनस वी, और इस डायरेक्शन में क्या रहेगी c प्लस वी। ये होता क्या है एक्चुअली, माइनस c वेलोसिटी से ज्यादा दिखेगा तो माइनस वी हो जाएगा, दैट मीन्स माइनस ऑफ c प्लस वी। सो माइनस क्या देगा, डायरेक्शन, एंड दिस इज मैग्नीट्यूड। तो इस डायरेक्शन में कितनी हो गई, c प्लस वी। क्लियर है? अब मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है वो l था, तो ये जो डिस्टेंस है हमने सेम माना था, दिस इज ऑल्सो l, दोनों सेम पॉइंट पे थे, जब रेस्ट में थे तब दोनों की पोजीशन जो है सेम थी, दोनों मिरर्स की M1 और M2 की L डिस्टेंस पे थे G से, तो यहाँ भी L डिस्टेंस है। तो देखिए जब शिफ्ट होता है G से B तक का डिस्टेंस L था, लेकिन जब ये शिफ्ट हो जाएगा G डैश से B डैश का भी डिस्टेंस जो है वो L ही रहेगा। यहाँ पे हमने थोड़ा सा और आगे बढ़ाना था, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो L, G to B is L and G dash to B dash is also L। तो देखेंगे जब ये जाएगी रे इस डायरेक्शन में तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी c माइनस वी, और डिस्टेंस कितना है, L ही ट्रैवल करना है, और वापस आते टाइम भी L रहेगा, बट वेलोसिटी विल बी c प्लस वी। सो सपोज द टोटल टाइम अगर हम निकालते हैं, किसके लिए ले रहे हैं हम, रे 1 के लिए, ट्रांसमिटेड रे, टोटल टाइम टेकन बाय रे 1 कितना आ जाएगा, सपोज दिस इज t1 जाने में, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस इज l, बाय जाने में वेलोसिटी c माइनस वी, एंड l बाय c प्लस वी। तो l कॉमन ले लेते हैं, c प्लस वी प्लस c माइनस वी डिवाइड बाय c स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, 2lc बाय c स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब 2lc
अब क्या करेंगे, नीचे से सी स्क्वायर कॉमन लेंगे, 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, एक सी कट जाएगा बाय सी, 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, इसको ऊपर लेके जाएंगे, क्या आ जाएगा 12 बाय सी, देन 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है? तो ये आ गया हमारा 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस एन, बाइनोमियल एक्सपांशन 1 प्लस एन एक्स। देन उसके बाद हम हायर टर्म्स को यहाँ पे नेग्लेक्ट करेंगे, जो हायर टर्म्स रहेंगे उसमें n के बाद x स्क्वायर हो जाता है, एन एक्स स्क्वायर, स्क्वायर मतलब v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का स्क्वायर, दैट मीन्स पावर 4। तो सी स्क्वायर, सी की वैल्यू जो है इट इज वेरी हाई कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ अर्थ v से, तो ये जो आएगा c टू दी पावर 4, दैट मीन्स 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 टू दी पावर 4, दैट मीन्स 0.0000। तो ये जो टर्म है हायर टर्म, हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो लिखेंगे वाई वी आर नेग्लेक्टिंग, सिंस v इज वेरी मच लेस देन c, therefore neglecting higher terms। तो क्या आ जाएगा, therefore t1 is 2l by c, then 1 प्लस आएगा प्लस v square by c square, so that is the total time taken by ray 1। कौन सी रे है, ट्रांसमिटेड रे है। क्लियर है? सो नाउ अब निकालेंगे रे 2 के लिए कितना टाइम लगेगा। सो रे 2 के लिए टोटल टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ज्योमेट्री में चेंजेस करेंगे। ये हम सिर्फ एक परपेंडिकुलर जो है ड्रॉ कर देंगे, ये एल डिस्टेंस है, सपोज दैट पॉइंट इज डी। क्लियर है? तो ये जो है इसके पैरेलल है, सो एल डिस्टेंस है। अब मान लीजिए हम क्या बोल रहे हैं, ये जो रे है लाइट रे की वेलोसिटी c है, c वेलोसिटी से इस पॉइंट पे जब पहुंचता है तो उसको टोटल टाइम t लगता है, मतलब यहाँ से यहाँ जाने का टाइम t है अगर, तो ये जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल करेगा, c इज इक्वल्स टू, c इज डिस्टेंस बाय वेलोसिटी इज डिस्टेंस बाय टाइम, सो डिस्टेंस कितना आ जाएगा ct, सो दैट डिस्टेंस इज ct। क्लियर है? और जितने टाइम पे यहाँ पहुंचेगा उतने ही टाइम पे मिरर जो है m2 शिफ्ट हो जाएगा नई पोजीशन m2 डैश पे होगा, तभी ये यहाँ पे जाके स्ट्राइक करेगा। तो सेम टाइम पे, लेकिन यहाँ से यहाँ शिफ्ट क्यों होगा, बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ अर्थ। तो अर्थ का मोशन क्या है, v वेलोसिटी से, सो v वेलोसिटी से t टाइम पे जब ये यहाँ पहुंचेगा, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट मिरर इज ct, sorry vt, this is vt ना, velocity is v, so this is vt। क्लियर है? vt। अब यही देखिए a dash, it is parallel to gd, that means that distance is also, यहाँ से यहाँ जाने में t टाइम लगा है, उसको वापस आने में भी t टाइम ही लगेगा, तो जाने और वापस आने का जो टोटल टाइम हो जाएगा that is 2t। तो हमको t निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, ट्राइंगल g a dash d। नाउ अब हम क्या निकाल रहे हैं, टोटल टाइम टेकन बाय रे 2, ट्रांसमिटेड रे। तो हमने क्या किया, कंसीडर ट्राइंगल कौन सा है, जी ए डैश डी। क्या आ जाएगा इसमें, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जी ए डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डैश डी स्क्वायर प्लस जी डी स्क्वायर, स्क्वायर ये स्क्वायर दोनों का सम। तो अब वैल्यूज रखेंगे, सी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस वी टी स्क्वायर, वी टी स्क्वायर। अब टी वाले टर्म्स एक साइड ले आएंगे, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर t square is equals to l square, so t square is equals to l square by c square minus v square, और t is equals to l by under root c square minus v square आएगा। therefore टाइम अगर हम लेते हैं, टोटल टाइम then it is t2
विच इज 2t। जाने में अगर t टाइम तो वापस आने में भी t टाइम ही, सो इट इज 2t। क्या आ जाएगा 12 बाय अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। फिर से हम क्या करेंगे, सी स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो रूट से जब बाहर आएगा तो सी हो जाएगा एंड 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब फिर से वैसे ही हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, सो ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस 1/2। फिर से बायनोमियल एक्सपांशन करेंगे और हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देंगे। Why? Because v is very much less than c. So 2l by c then 1 plus v square by 2c square. तो ये आ गया हमारा टाइम t2। सिर्फ चेंज क्या आता है, नीचे यहाँ पे 2 आ जाएगा, बाकी t1 के जैसा ही है, सिर्फ इतना आ गया, नीचे 2 आ गया, इसलिए जो t2 की वैल्यू है वो लेस देन हो गई t1 से। सो t1 जो है वो बड़ा है। अब हम क्या निकालेंगे, दोनों जो टाइम है वो सेम नहीं है, इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है, तो टोटल टाइम डिफरेंस कितना है, लिखेंगे टाइम डिफरेंस t1 माइनस t2। देयरफॉर टाइम डिफरेंस, सपोज दिस इज del t, so it is t1 minus t2। t1 is 12 by c 1 plus v square by c square minus 12 by c 1 plus v square by 2c square। 12 by c 1 plus v square by c square, 12 by c कॉमन लेते हैं, माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर बाय 2c स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। सो 12 बाय c, इसमें 2v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, सो दिस इज v स्क्वायर बाय 2c स्क्वायर आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, सो lv स्क्वायर बाय c क्यूब। तो ये आ गया टाइम डिफरेंस, दोनों रेज का, रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड रेज दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। ट्रांसमिटेड, सॉरी पहला जो है ट्रांसमिटेड ज़्यादा है उसकी वैल्यू, सो ट्रांसमिटेड माइनस रिफ्लेक्टेड। अब क्या किया माइकलसन मोरले ने इसी एक्सपेरिमेंट को, मैंने बताया था क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टू, अगर हम सन के लेते हैं ऑर्बिटल मोशन में है तो हो सकता है 6 मंथ्स के बाद ये वाली पोजीशन ऐसी थी और अब क्या हो जाए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो अब इन्होंने क्या किया, पूरा apparatus को 90 डिग्री रोटेट कर दिया। तो जब ये 90 डिग्री रोटेट किया तब हम फिर से निकालेंगे कि टाइम डिफरेंस दोनों रेस के बीच में कितना होगा। क्लियर है? तो देखेंगे यही अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप चेंज हो जाएगा 90 डिग्री रोटेशन पे, और जो रे 1 और 2 है उन दोनों की पोजीशंस भी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। तो मान लीजिए अब यहाँ है सोर्स, इससे आने वाली रेस को हमने क्या किया, कॉन्वेक्स लेंस पे डाला, ये पैरेलल हुई और इसके बाद ये इंसिडेंट होती है 45 डिग्री पे इंक्लाइंड एक ग्लास प्लेट पे। यहाँ इंसिडेंट होने के बाद कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट होता है, जो रे 2 थी, अब ये रे 2, एंड देन कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिट होता है, सो दैट इज रे 1। ये दोनों मिरर्स थे, जाएंगे टकराएंगे वापस आएंगी रेस, तो क्या होगा, दिस इज मिरर M1 और ये था मिरर M2। तो अब देखेंगे जहां हमारी रे 1 थी इस डायरेक्शन में जा रही थी, उसकी जगह पे रे 2 आ गई है, और ऐसे ऊपर जा रही थी, सिर्फ इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, नीचे की तरफ जो रे 2 थी उसकी पोजीशन रे 1 ने ले लिया है। तो इसका मतलब है अब जो दोनों रेज है जब हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो सिर्फ क्या चेंज आएगा, जहां T1 था वो T2 वैल्यू आ जाएगी और जो T2 की वैल्यू थी वो T1 की वैल्यू हो जाएगी। सो मान लीजिए आफ्टर rotating the whole setup through 90 डिग्री, देन अब हम जब कैलकुलेट करेंगे तो सपोज T1 डैश लेते हैं तो वो क्या था, जो T2 की वैल्यू है 1 प्लस वी स्क्वायर बाय 2c स्क्वायर एंड T2 डैश विल बी 12 बाय c 1 प्लस वी स्क्वायर बाय c स्क्वायर, ऐसा आएगा। क्लियर है? तो क्या किया था, पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप को 90 डिग्री रोटेट किया और फिर उसके बाद टाइम डिफरेंस निकाला। तो अब टाइमिंग जो है किसके लिए,
पहली वाली रेज T1 डैश, कौन सी रे है ये, रिफ्लेक्टेड की ट्रांसमिटेड, इट इज ट्रांसमिटेड रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे, रे 2। देयरफॉर अब जो टाइम डिफरेंस आया डेल टी डैश इज T1 डैश माइनस T2 डैश, सो 12 बाय C 1 प्लस वी स्क्वायर बाय 2C स्क्वायर माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर बाय C स्क्वायर। तो इसमें सेम चीज आएगा, बस माइनस में आ जाएगा, 12 बाय C, ये देखिए 2, देन क्या आ गया माइनस वी स्क्वायर बाय 2C स्क्वायर, सो माइनस 2 2 कट जाएगा, LV स्क्वायर बाय C क्यूब। सो दैट इज डेल T डैश विच इज टाइम डिफरेंस बिटवीन ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड रेज। तो अब इस पोजीशन में टाइम डिफरेंस और पहली वाली पोजीशन में जो टाइम डिफरेंस आया था, दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो कितना होगा। तो क्या निकालेंगे, जो मेन आपका टाइम डिफरेंस है दोनों पोजीशंस में, सपोज दिस इज डेल कैपिटल T, देन दिस इज डेल T माइनस डेल T डैश। देखिए पहले वाले में क्या आया था हमारा, LV स्क्वायर बाय C क्यूब माइनस माइनस ऑफ LV स्क्वायर बाय C क्यूब, तो क्या आ जाएगा ये 2LV स्क्वायर बाय C क्यूब, सो दैट इज डेल T। क्लियर है। इसी के बेसिस पे हम टाइम डिफरेंस अगर आ रहा है तो अब देखेंगे कि फ्रिंजेस जो है वो कितनी शिफ्ट होंगी। फ्रिंज शिफ्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बताएंगे। तो अब देखिए, मान लीजिए जो दोनों वेव्स आपको टेलीस्कोप में एंटर होती दिख रही थी, दोनों रेज है ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड, अगर इनका पोजीशन कुछ ऐसा है, दोनों एक ही पोजीशन पे अगर रहती है तब दोनों वेव्स की ऐसी, दोनों के बीच में कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, तब क्या होगा, ऐसा जा रही है, आगे भी हम ले सकते हैं ऐसे। तो हम क्या निकालते हैं कि एक कंप्लीट साइकिल ट्रैवल करने में जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है कंप्लीट साइकिल में, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। सो दिस इज वेवलेंथ लैम्डा, और इस साइकिल को मीन्स ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में जितना टाइम लगा है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड विच इज T। यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है इट इज T। क्लियर है। दोनों अगर सेम पोजीशन पे है दोनों वेव्स, तब हमको क्या मिलेगा, सपोज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पहले आपको ऐसा दिखता है, मान लीजिए फ्रिंजेस जो दिख रही हैं, हम टेलीस्कोप पे जब देख रहे हैं तब दोनों में अगर कोई चेंजेस नहीं है, दोनों जो लाइट वेव्स हैं वो सेम फेस में है, अगर तब दिख रहा है ना, दोनों सेम फेस में है, अगर ऐसा है तब हमें जो फ्रिंजेस मिल रही हैं, सपोज मान लीजिए पहले ये ब्राइट है देन डार्क है देन ब्राइट, दोनों के बीच का स्पेस सेम है, बट मैंने यहाँ पे ऐसा बना दिया, ये स्पेस सेम रहता है, ब्राइट है ऐसी पोजीशन मिल रही है। लेकिन अगर मान लीजिए इनमें से कोई भी एक वेव पहले थोड़ी सी पीछे हो जाती है, तो जब ये पीछे होगी तो हो सकता है पूरी लैम्डा हो, तो लैम्डा होने से सेम ऐसी पोजीशन आएगी, लेकिन एक फ्रिंज का शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आधी फ्रिंज का शिफ्ट होता है, दैट मीन्स आधी वेव शिफ्ट होती है, मतलब क्या कि ये जो वेव है आधी मीन्स पहले ही आधी लैम्डा आ गई, तो मान लीजिए कुछ ऐसा अगर होती है इस टाइप से, ये वेव ऐसी आ रही है, हाफ वेव लेंथ पीछे अगर कोई भी एक वेव शिफ्ट हो जाती है, तब जहां आपका ब्राइट आया है उसकी जगह डार्क आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, अब फ्रिंजेस जो है वो आधी शिफ्ट हो चुकी हैं, तब जहां जहां ब्राइट था उसकी जगह डार्क दिखेगा, और जहां डार्क था उसकी जगह ब्राइट दिखेगा। तो ये कुछ देखिए ऐसा पैटर्न आपको इंटरफेरेंस मिलेगा, ये हो जाएगी ब्राइट, देन वैसी ये ब्राइट, देन ये ब्राइट, इस टाइप से आपको मिलेगा ये ब्राइट। कितना शिफ्टिंग है ये, लैम्डा बाय 2, और जो टाइम पीरियड लगा इट इज T बाय 2। लेकिन फिर से अगर हाफ और पीछे हो जाए, मीन्स एक वेवलेंथ पूरी की पूरी पीछे हो जाएगी, तो फिर से क्या होगा, एक फ्रिंज का शिफ्ट होगा, और ये जो फ्रिंजेस है फिर से वापस पहली वाली पोजीशन पे, मतलब पहले ब्राइट एंड देन डार्क, देन ब्राइट देन डार्क, ऐसा शो होगी, ब्राइट डार्क
मतलब पूरी एक वेवलेंथ शिफ्ट हो जाएगी। सो दैट इज टाइम पीरियड t/2 लगा और ये λ/2। क्लियर है? हाफ अगर शिफ्ट होती है, पीछे जाती है वेवलेंथ, हाफ जो है वेवलेंथ शिफ्ट हो रही पीछे की डायरेक्शन में कोई भी एक वेव, तो आपको क्या मिलेगा, जहां ब्राइट थी वहां डार्क और जहां डार्क वहां ब्राइट, आधी जो है वो फ्रिंज शिफ्ट हुई। लेकिन अगर फिर से हाफ वेवलेंथ और पीछे शिफ्ट हो जाती है, देन फिर से हमको पहले वाली पोजीशन जैसे ब्राइट डार्क मिलेगी, बट एक फ्रिंज की शिफ्टिंग हो जाएगी उस टाइम पे। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि एक फ्रिंज का शिफ्ट होने में टोटल जो टाइम पीरियड लगा वो कितना है, टी टाइम, कैपिटल टी हमने लिया है। सो कैपिटल टी टाइम पीरियड में जो शिफ्टिंग मिल रही है, वन फ्रिंज शिफ्ट मिल रही है, शिफ्ट। देयरफॉर जो डेल टी टाइम है उसमें कितना, तो क्या आ जाएगा, डेल टी डिवाइड बाई टी। तो डेल टी की वैल्यू रख देंगे 2LV² बाय सी क्यू, यहाँ कैपिटल टी। सो कैपिटल टी इज व्हाट, 1 बाय फ्रीक्वेंसी न्यू, टाइम पीरियड इज इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, सो 1 बाय न्यू। अब न्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, सी लैम्डा, सी इज इक्वल्स टू C is equals to nu lambda, sorry, so nu is equals to C by lambda। अब t में वैल्यू रखेंगे 1 बाय c बाय लैम्डा, ये लैम्डा ऊपर चला जाएगा, तो ये वैल्यू अब हम यहाँ अगर रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 2LV² बाय सी क्यू लैम्डा बाय c, एक c से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 2LV² बाय c² लैम्डा। तो ये क्या मिला, फ्रिंज शिफ्ट। क्लियर है, फ्रिंज शिफ्ट। तो अब क्या किया माइकलसन एंड मोर्ले ने, अपने जो भी डाटा किया था, L की वैल्यू 11 मीटर लिया था, वेलोसिटी v इज 30 किलोमीटर पर सेकेंड, c इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लैम्डा जो लिया 5500 एंगस्ट्रॉम, ये सारी वैल्यूज जब रख करके कैलकुलेट किया तो ये आया 0.4 फ्रिंज का शिफ्ट आया। तो ये क्या है, लेस देन हाफ अ फ्रिंज है। फ्रिंज शिफ्ट की वैल्यू एक भी नहीं, आधी भी इवन फ्रिंज शिफ्ट नहीं होती है। इसका मतलब जो पैटर्न मिल रहा है हमारा, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अर्थ। हमने जो कंसीडर किया है कि जो अर्थ है इट इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू ईथर, और ईथर एग्जिस्ट है, ऐसा हमने हाइपोथेटिकल मान के चला था कि ईथर जो है वो प्रेजेंट है, ये सारा का सारा गलत है। और जो रिजल्ट मिल रहा है इट इज ओनली बिकॉज ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर हो रही है, सो दैट इज कॉल्ड नल रिजल्ट, नल रिजल्ट, और इसी को हम बोलते हैं नेगेटिव रिजल्ट। क्लियर है? तो अब ये नेगेटिव रिजल्ट जो है वो क्या सजेस्ट करता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू ईथर। ये जो हमारा इमेजिनरी मीडियम है ईथर, ऐसा कोई ईथर एग्जिस्ट है ही नहीं इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में, स्पेस में बोलना चाहिए। क्लियर है? सो नल रिजल्ट्स क्या सजेस्ट करते हैं, सजेस्ट क्या, पहला, इट इज impossible to determine velocity of earth with respect to ether। क्लियर है? और हम जो बोल रहे हैं existence of ether, so no existence of ether। क्लियर है? ये सारे इसके कंक्लूजन है, ऐसा कोई ईथर नाम का मीडियम है ही नहीं। तो अब क्या, एक्चुअली इन्होंने सारा जो एक्सपेरिमेंट है वो हर सीजन में किया, बहुत सारी प्लेसेस चेंज कर करके भी किया, और सारे सीजन्स में, समर में करते थे, स्प्रिंग में, देन विंटर, सब जगह उनको ऐसे ही रिजल्ट्स मिले, तभी इसको ये माना गया कि जो रिजल्ट है वो नल रिजल्ट है। तो अब इसके बेसिस पे आइंस्टाइन ने 1905 में इन्होंने अपनी थियरी दी, विच इज स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके दो पोस्टुलेट्स दिए,
क्या थे पहला। अब अगर ऐसा हो रहा है कि जो लाइट है उसकी वेलोसिटी पे अर्थ की वेलोसिटी का कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब हम जो c माइनस वी ले रहे थे वो गलत है, c प्लस वी ले रहे थे वो भी गलत है, तो इन्होंने क्या माना कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है हर डायरेक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, इवन अभी तक ईथर के रिस्पेक्ट में तो सेम था क्योंकि ईथर जो है एब्सोल्यूट रेस्ट में था, तो उसके रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी सेम इन ऑल द डायरेक्शन। बट अब ये माना गया कि जो अर्थ मूव हो रही है उसके रिस्पेक्ट में भी जो लाइट की वेलोसिटी है दैट विल बी सेम, दैट इज कांस्टेंट। उसके बाद ही पता चला कि जो लाइट की वेलोसिटी इट इज कांस्टेंट इन ऑल द डायरेक्शंस। किसके लिए? फॉर ऑल इनर्शियल फ्रेम्स, सारे इनर्शियल फ्रेम्स के लिए जो है वो वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। क्लियर है? तो अब इसके पोस्टुलेट्स में पहला जो है वो सेम जैसे गैलीलियन का था, सेम वही पोस्टुलेट था कि ऑल द फिजिकल लॉज आर सेम, ऑल द फिजिकल laws are same for all inertial frames, for all inertial frames। क्लियर है? और जो सेकेंड है velocity of light is constant, और कोई मीडियम नहीं है, इन वैक्यूम में ही हमने ले लिया। इन वैक्यूम कितना था ये? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये दो पोस्टुलेट्स दिए। अब इन्हीं दोनों पोस्टुलेट्स को लेकर के जो माइकलसन मोर्ले के नल रिजल्ट के बेसिस पे इन्होंने आइंस्टाइन ने दिया 1905 में स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। इसी के बेसिस पे अब लॉरेंज ने एक नया ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दिया जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कि सिर्फ लो वेलोसिटी के लिए ही एप्लीकेबल है। तो अब हाई वेलोसिटी के लिए मीन्स वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी? जो v है इट इज कंपैरेबल टू अगर c हो जाती है, ऐसा कुछ हो रहा है, देन उसके लिए नया ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बना जिसको लॉरेंज ने दिया। ये नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू सो मच।